आयनिक बॉन्ड हर एक कंपाउंड बनता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसा भी आपने इसका स्ट्रक्चर देखा था, ये अपना पूरे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसको दे दे रहा है। तो इनके बीच में क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड। और जब कभी भी आयनिक बॉन्ड बनते हैं तो आप इसे प्लस और माइनस में दिखाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे क्या कहते हैं, माइनस। तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लिख रहे हैं NaCl, NaCl, NaCl को आप जब ब्रेक कर देते हैं बनाता है Na+ और Cl-। ये प्लस माइनस क्या दिखा रहा है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। यानी कि हमने यहाँ पे लिख दिया Na और बीच में बॉन्ड बना दिया Cl, इस बॉन्ड को आप क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, यानी कि आयनिक बॉन्ड में कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से दूसरे वाले एटम को डोनेट कर देता है, दे देता है। ये कंप्लीट। अब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन इतना इजी नहीं होता है। आयनिक बॉन्ड को फॉर्मेशन करने के लिए अलग-अलग टाइप की एनर्जी देनी पड़ती है। अगर आप लेते हैं NaCl, तो NaCl का अगर देखा जाए दो एलिमेंट है, ये मेरे पास है Na और सेकंड एलिमेंट है कौन, क्लोरीन, Cl2। अभी हमने यहाँ पे Na को सिर्फ अकेला रखा है, Cl2 को दो। रीजन क्या है, हमने पिछली बार क्लास में बताया था कि जो मेटल्स होते हैं वो फ्री फॉर्म में रह सकते हैं, लेकिन जो गैसेस होते हैं वो फ्री फॉर्म में नहीं रह सकते। इसीलिए सोडियम अकेला रहता है और क्लोरीन के पास क्या लिखते हैं, Cl2। अब जब सोडियम क्लोरीन से मिलता है तो बनाता है क्या, NaCl। ये बहुत साधारण तरीका है जिसे आप क्लास 10 में बहुत आसानी से पढ़े होंगे। इसमें हमने देखे कुछ, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सीधे जुड़ा और बन गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ये सबसे पहले क्या होगा, पहले आप अगर आप सोडियम मेटल लेंगे, क्या लेंगे, सोडियम मेटल। अब चूंकि मेटल है तो मेटल मैक्सिमम जितने भी मेटल होते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। तो ये जो सोडियम होगा पहले पाया जाता है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, अब सॉलिड फॉर्म में रिएक्शन इतना इजी से नहीं हो सकता है, तो इस सॉलिड फॉर्म से हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ता है गैस फॉर्म में। किस फॉर्म में, गैस। तो जब Na सॉलिड को हम Na गैस बनाएंगे तो कौन सी एनर्जी देंगे, सब्लिमेशन एनर्जी, जिसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। ये सब्लिमेशन एनर्जी क्या होता है, कपूर आप जानते हैं, कपूर जी, कपूर को अगर हम यहाँ पे रख दें तो क्या होगा, गायब हो जाएगा, उसका मतलब खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बिना लिक्विड फॉर्म में बदले सीधे गैस में बदल जाता है उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास सोडियम है ये क्या सीधे लिक्विड नहीं बन रहा है, क्योंकि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, आप पढ़े होंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस। पहले सॉलिड क्या बनता है, लिक्विड, तब लिक्विड क्या बनता है, गैस। जैसे आप बर्फ का टुकड़ा ले लेंगे तो बर्फ के पहले क्या बनेगा, लिक्विड, और लिक्विड को आप क्या फिर उबालेंगे तो क्या बन जाएगा, गैस। यानी कि पहले लिक्विड बनता था, गैस बनता है। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि पहले सॉलिड है और सॉलिड को जैसे हमने गर्म किया क्या बन गया, गैस। तो जो एनर्जी हम इसे अप्लाई करते हैं, जो एनर्जी हम इसको देते हैं, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। अब सेकंड हमारे पास क्या है, क्लोरीन गैस है। ठीक है, इसको तो हमने तोड़ दिया। अब इस Cl2 को तोड़ते हैं, ये हमारे पास क्लोरीन, ये किस फॉर्म में रहेगा, गैस फॉर्म में रहेगा। अब गैस फॉर्म में है तो गैस फॉर्म को तोड़ने की क्या जरूरत पड़ेगी, हमने कहा कि गैस फॉर्म में रिएक्शन होना चाहिए, ये तो पहले से गैस, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए ये क्या है, मॉलिक्यूल है। क्या है, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला जो पार्टिकल्स होता है वह होता है कौन, एटम, सिंगल एटम। जैसे इसका सिर्फ एक सिंगल एटम ले लेंगे क्लोरीन, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस एटम को तोड़ना पड़ेगा और तोड़ के क्या बनाना पड़ेगा, एटम। क्या बनाना पड़ेगा, एटम। जैसे आप इस क्लोरीन को तोड़ेंगे ये बना लेगा क्लोरीन का एक एटम। देखिए ये 2 आगे आ गया, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली लिख दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे, क्लोरीन प्लस क्लोरीन, ऐसा चलेगा, होता है। यहाँ पर हम इसका आंतरिक वाला जो ब्रैकेट खाली लिखते हैं ऐसे लिखा देना। अभी इसको एक साथ अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 2Cl। ठीक है, अगर इसके आप पीछे लगाएंगे तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, इसके आगे लगा देंगे क्या बन जाएगा, एटम बन जाएगा। तो हमने इस क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल को तोड़ दिया क्लोरीन के एटम में, किसमें, क्लोरीन के एटम में। अब इसको तोड़ने के लिए कौन सी एनर्जी हमने दी, इसे हम कहते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। क्या कहते हैं, इसका नाम कभी सुने हैं, डिसोसिएशन एनर्जी। अब ये डिसोसिएशन एनर्जी क्या करता है, चीजों को तोड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी भी चीज को तोड़ना चाह रहे हैं, किसी भी चीज को तोड़ना चाह रहे हैं तो जो एनर्जी आप अप्लाई करेंगे वो कौन सा एनर्जी होगा, डिसोसिएशन एनर्जी होता है। और इन सब की मात्रा फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्कोपी, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोपी से, एक्स-रे डिफ्रैक्शन से, या फिर किसी मेजरमेंट यूनिट से इन सब का फॉर्म पता किया गया कि Na सॉलिड से Na गैस बनाएंगे तो नियर अबाउट कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका एक्यूरेट एनर्जी दिया जाता है वो है 108.5 किलो जूल पर मोल।
सॉलिड से आप गैस बनाएंगे कितना देना पड़ेगा 108.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब जब आप क्लोरीन गैस को एटम में तोड़ रहे हैं, जो हम इसे डिसोसिएशन एनर्जी दे रहे हैं, ये कितना नियर अबाउट होता है, ये आपका होता है 243.0 किलो जूल पर मोल। ये दो काम हमने कर लिया। ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं कई स्टेप में जाएगा। दूसरा स्टेप हो गया। अब इसका तीसरा स्टेप देखिए। चलिए, हमने इसको तो गैस बना दिया, इसको पार्टिकल्स के रूप में तोड़ दिया। अच्छा, क्या बताइए कि अगर सोडियम पार्टिसिपेट करना चाह रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से बाहर निकलना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अलग से एनर्जी देना पड़ेगा। तो चलिए हम सोडियम के अंदर से अब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये सोडियम है, हमने यहाँ पे रख दिया सोडियम। अब इस सोडियम के अंदर से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे रख देंगे आप सोडियम, और यहाँ पे क्या चला गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। तो अब आपने सोडियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, तो इस एनर्जी को आप क्या कहेंगे, बताइए। किसी के भी चीज के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जो एनर्जी दिया है तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल आईपी, इसके बारे में जानते हैं। आयोनाइजेशन जितना आयोनाइजेशन एनर्जी से आप करते हैं। ठीक है, एक बार लिख देना है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, किसी भी एटम को दिया गया वह एनर्जी जो उस एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, उसे क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। और किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डालने में जो एनर्जी दी जाती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन इसका बाहर चला गया। अब ये बाहर जो इलेक्ट्रॉन गया हुआ है ये फिर इसके अंदर जाएगा, यानी कि फोर्थ स्टेप में अगर देखा तो क्लोरीन के अंदर कौन ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, और ये क्या बनाएगा, Cl- आयन बना लेगा। ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर दिया फिर क्या बना लिया, Na+। तो अब इसके बीच में कौन सी एनर्जी लगी है, अभी हमने बताया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या लगी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये हर जगह पे काम आएगा। अगर आप इस चीज को नहीं पढ़ते हैं तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको हर जगह दिक्कत होगी। इतने भी एनर्जी लेवल हम सभी आपको एक बार ब्रीफली समझा देंगे। चलिए, अभी ये Na+ बन गया और एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके Na पे और Cl पे माइनस बन गया। हमने कि Na पे प्लस और धन Cl पे माइनस। अब बहुत ही आसानी से आपका NaCl बन गया। लेकिन अभी भी इसको बनने में कोई एनर्जी आपने दी है, और जो एनर्जी आप इससे बनने में दी है उसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। अभी लैटिस एनर्जी क्या होता है, ऐसी बात नहीं कि Na पे प्लस Cl पे माइनस सीधे जाके जुड़ जाएगा और NaCl का फॉर्मेशन कर देगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसको भी करने के लिए हम क्या देते हैं, लैटिस एनर्जी देते हैं। ये लैटिस एनर्जी एक ऐसा एनर्जी का अमाउंट होता है जो इसके क्रिस्टल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्रिस्टल जानते हैं आपको, क्रिस्टल चीनी देखिए, चीनी का एक छोटा सा टुकड़ा, क्रिस्टल, चीनी का एक छोटा सा टुकड़ा क्या कहलाता है, क्रिस्टल कहलाता है। नमक का सबसे छोटा टुकड़ा क्या कहलाता है, क्रिस्टल कहलाता है। तो आयन के फॉर्म में से उसे क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। अब नियर अबाउट हमने देख लिया कि इसके लिए इतना किलो जूल देते हैं। अब सोडियम को आपने तोड़ा है तो इसके लिए भी देख लीजिए कितना आप दे सकते हैं। इसके लिए देते हैं नियर अबाउट आपका 495.2 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अभी आपने क्लोरीन को बदला है क्लोरीन आयन में, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दिया है, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कितनी होती है, अफिनिटी होती है -4348.3 किलो जूल पर मोल। और ये आपका सोडियम प्लस सोडियम माइनस ने आप कंबाइन करके लैटिस एनर्जी जो दी है वो नियर अबाउट होता है कितना, -758.7 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये पूरा रिएक्शन इन 5 स्टेप में आपका कंप्लीट होगा। कोई भी आयनिक कंपाउंड आप बनाते हैं ये 5 स्टेप उसके अंदर अप्लाई होंगे। पहला स्टेप आप क्या करेंगे, अगर वो सॉलिड है उसे आप गैस में कन्वर्ट करेंगे, और गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो आप एनर्जी देंगे उसे आप कहेंगे सब्लिमेशन एनर्जी। सोडियम के लिए सब्लिमेशन एनर्जी होता है 108.5 किलो जूल पर मोल। दूसरा स्टेप में आप क्या करेंगे, अगर दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं वो एटम मॉलिक्यूल फॉर्म में, उस मॉलिक्यूल को आप तोड़ेंगे किसमें, एटम फॉर्म में, और इसे तोड़ने वाली जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं डिसोसिएशन एनर्जी, जो नियर अबाउट होती है क्लोरीन के लिए 243.0 किलो जूल पर मोल। अब इसको हमने अपनी स्टेप कंप्लीट कर लिया, दो स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इस सोडियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना था, उस सोडियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आपने ऊर्जा दी उसे आपने कहा आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, जो इसके लिए है सोडियम के लिए 495.2 किलो जूल पर मोल। अब उसके बाद आपने क्या किया, क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डालना था, तो क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जो आपने एनर्जी दी उसे आपने कहा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जो क्लोरीन के लिए है -348.3 किलो जूल पर मोल। अब ये सब चीजें कंप्लीट हो गई, तो आपको इन दोनों को जोड़ना था, तो जोड़ने के लिए आपने जो एनर्जी दी जिसे आपने लैटिस एनर्जी कहा वो नियर अबाउट था -758.7 किलो जूल पर मोल। ये सब का सब बन गया। तब टोटल एनर्जी फॉर्मेशन कितनी एनर्जी दी कितनी निकली, ऐसा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए 5 स्टेप है हमारे पास, इन सभी 5 स्टेप में जो हमने एनर्जी दी है टोटल एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं एनर्जी एक्चुअल में कितना लगा है। यानी कि
एक लाइन में जो हमने ये रिएक्शन कराया हुआ है, एक लाइन में यहाँ से कराने में कितनी ऊर्जा दी है, हर एक स्टेप की एनर्जी को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले वाली कितनी है आपकी, देखिएगा पहला वाला आपका 108.5, हां 108.5 प्लस सेकंड कितना है 243.0। अब एक चीज ध्यान देना आपको, ये कितना है 2 है, इसका सिर्फ एक एटम चाहिए ना हमको, इस एनर्जी का आप आधा लेंगे, एनर्जी का क्या कर लेंगे, हाफ कर लीजिए, ठीक है। अब तीसरा स्टेप में कितनी एनर्जी थी, 495.2 किलो जूल पर मोल, किलो जूल नहीं लिख रहा, समझ जाइएगा। अब अगला स्टेप में कितना, -348.3 348 है, चलिए 348.3, ये कितना है -758.7। अब इसको जोड़ लेना, अब जोड़ने के बाद कितना आएगा, देखिए वैसे तो आपको सिंपल जोड़िए, देखिए इसका आधा कर देंगे, 100 के वॉट मान लीजिए, ये कितना हो जाएगा 200 के वॉट मान लीजिए, 200 में 4 गुना 700 के वॉट हो गया, ऐसा फिर कितना होगा 10, यानी कि एनर्जी देखा तो माइनस का आएगा। एक्चुअली उसका कैलकुलेशन है वो आपका पहले से किया गया है, -7 कितना -381.8 किलो जूल पर मोल, इसका एक्चुअल कैलकुलेशन कितना आएगा -381.8 किलो जूल पर मोल। अब एनर्जी माइनस में कैसे हो सकती है, एनर्जी हमेशा प्लस में होती है, एनर्जी को माइनस में नहीं होना चाहिए ना। लेकिन देखिएगा एनर्जी रिलीज होती है वही माइनस में, इसके लिए जो दी गई एनर्जी होती है वो हमेशा माइनस में आती है, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एच से, किससे, डेल एच से। इस डेल एच को कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है ये हमेशा माइनस में होती है, और कभी भी अगर आयोनाइजेशन जो चीज जो इसका है आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, अगर ये प्लस में आ जाता है तो कभी भी आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करेगा, हमेशा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसमें होनी चाहिए, माइनस में होनी चाहिए, ठीक है। ये स्टेप कंप्लीट हुआ। अगला जो नेक्स्ट स्टेप है, अभी आपने देखा है कि जो सोडियम है उसके अंदर सब्लिमेशन, सब्लिमेशन डिसोसिएशन, ये इन सब में दिक्कत नहीं होगा 1% कोई एक टॉपिक बताओ, जैसे लैटिस एनर्जी या फिर वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं क्या इसको, नहीं ठीक है लैटिस एनर्जी को, हां लैटिस एनर्जी को थोड़ा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए अभी आपके पास मान लीजिए हम हैं और मेरे साथ कोई एक और दोस्त है, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, हम दोनों के पास उसके पास पैसे की कमी है, मेरे पास पैसे की दिक्कत है, 1 रुपया हमको उसको देना है, 1 रुपया हम देंगे तो हाथ से देंगे, कुछ एनर्जी हमारी भी खर्च होगी, वो लेगा कुछ उसकी भी खर्च होगी, टोटल एनर्जी ट्रांजैक्शन जो हम दोनों के बीच होगा उसे हम लैटिस एनर्जी कह सकते हैं केमिकल भाषा में। आसान भाषा में आपको समझाएं, जो आपके पास सोडियम आयन था और ये जो आपके पास क्लोरीन माइनस था, इन दोनों के रूप में ये किस फॉर्म में है, एटम के फॉर्म में है, ऐसे ऐसे हैं, इनके ऊपर प्लस है इसके ऊपर माइनस है, ये दोनों अलग अलग है ना, ये दोनों मिलकर के एक सिंगल एटम अभी नहीं बनाए हुए, एक सिंगल मॉलिक्यूल अभी नहीं बनाए हुए, ये मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं एटम के फॉर्म में, इन दोनों को जोड़ने के लिए जो एनर्जी आप देंगे उसे आप लैटिस एनर्जी कहते हैं। हर एक कंपाउंड के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। अभी इस चीज को नहीं समझे, एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देना और अच्छे तरीके से देखिए। ये सोडियम है, ये हमारे पास क्लोरीन है, मान लीजिए हमारे पास सोडियम है और ये मेरे पास क्लोरीन का एटम है, इन दोनों को जब भी आप जोड़ेंगे ये सोडियम और ये क्लोरीन, इसे आप कहते हैं क्रिस्टल। और ये क्रिस्टल कैसे होते हैं, जैसे चीनी का नहीं होता है वैसे होता है इसका क्रिस्टल। नमक देखिए, नमक NaCl तो नमक का एक क्रिस्टल देख लीजिए, नमक का एक सबसे छोटा सा टुकड़ा उसे क्या कहेंगे क्रिस्टल, उसे बनाने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अभी जो इस स्टेप में आपने देखा था, सोडियम के अंदर से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला था और क्लोरीन के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन डाला था, तो कैसे किसी भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और कैसे किसी भी चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन डाले जा सकते हैं, आप बताइए। ऐसे भी किसी चीज के अंदर नहीं डाल सकते, हाँ लेकिन एक काम हम जरूर कर सकते हैं, हमें इसके लिए पढ़ना होगा कि किसी भी एटम के अंदर से कैसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और किसी भी एटम में कैसे इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं, और कितनी एनर्जी का है, इसके लिए कम एनर्जी है, उसके लिए क्यों ज्यादा है, उसके लिए क्यों बहुत ज्यादा कम है, ये देखना पड़ेगा। देखिए जो पीरियोडिक टेबल आप देखते हैं, उस पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट होते हैं, जिसे आप क्षार धातु कहते हैं हिंदी में और क्षार मृदा धातु कहते हैं, यानी कहा जाए सिंपल S ब्लॉक एलिमेंट, जिसके अंदर आपके आते हैं सोडियम आता है, पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, चलिए अब 3 लेते हैं, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम। अब ये सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम का जो अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिट देखेंगे, यानी कि इसका मॉलिक्यूल का इसके एटम का जो इसका एटम का साइज देखेंगे, ये बड़ा होता जाता है, और किसी भी एटम का साइज
अगर बड़ा होता जाता है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होता है। एक एग्जांपल में हम आप इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए हम लेते हैं हाइड्रोजन लेते हैं, ये रहा मेरे पास हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसके एटम का साइज बहुत छोटा है, इसलिए इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब वहीं पर ले लीजिए आप सोडियम। सोडियम पहला यूनिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका लिख लीजिए आप, हाइड्रोजन है तो 1, सोडियम है 11 होता है तो 2 8 1। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर दीजिए, दूसरे वाले में 2 3 4 5 6 7 8, और सबसे आउटर मोस्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा ये बताइए, अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालना है सोडियम के अंदर से तो सीधे यहाँ से निकालेंगे? नहीं, हमें बाहर से निकालना पड़ेगा ना। और इसके बाहर देखिए, नाभिक के बीच की दूरी देखिए, नाभिक के ऊपर होता है प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस चार्ज, और प्लस और माइनस चार्ज के बीच लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, जो विपरीत चार्ज के बीच लगता है। तो ये प्लस है और माइनस है, इन दोनों के बीच के जो बंध है, जो खिंचाव है, खिंचाव बल को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। अब यहाँ से बहुत दूरी है, बहुत दूर है ये, तो यहाँ से क्या करेंगे, बहुत आसानी से हम इसको निकाल लेंगे। लेकिन हाइड्रोजन में आसानी से निकलेगा नहीं, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसके नाभिक में क्या है, प्लस चार्ज है, और प्लस माइनस इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो हाई होगा, जबकि इसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, लो होगा। वैसे आप कैल्शियम देख लीजिए, कैल्शियम इससे भी बड़ा हो जाएगा, कैल्शियम इससे भी बड़ा हो जाएगा, और कैल्शियम के बाहर तक आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए और भी कम देना पड़ेगा। कहने का मतलब कैल्शियम में कितना होता है, 20 होता है। अब इसका परमाणु क्रमांक बढ़ा तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इसका साइज भी बढ़ेगा। अब जितना बड़ा इसका साइज होगा उतना ही आसानी से इसके बाहर तक से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसे कमरा बहुत बड़ा है, इस बड़े से कमरे में जो बाहर बच्चे बैठे हैं वो बहुत आसानी से बिना हमारे ध्यान में बहुत आसानी से बाहर निकल जाएंगे, हम देखेंगे भी नहीं, और आगे से कोई निकलेगा तो हम देख लेंगे। रीजन क्या है कि यहाँ पर जो फोर्स ज्यादा लग रहा है न्यूक्लियस के अंदर, पास वाले पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, इसके वाले पे और कम लग रहा है, और इसके वाले पे सबसे कम लग रहा है। इसे बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, किसी भी एटम के अंदर से निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब भी किसी से उल्टे आ जाइए कि इलेक्ट्रॉन डालना है, अब पता है इलेक्ट्रॉन डाल कैसे पाएंगे, तो किसी भी चीज का अगर इलेक्ट्रॉन डालना है तो हमें चेक करना पड़ेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। एक टर्म आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता होती है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, कार्बन की होती है 2.5, क्लोरीन की होती है 3.5, फ्लोरीन की होती है 4। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पे हम लिख रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तत्वों को हम क्या कहते हैं, हैलोजन। क्या कहते हैं, हैलोजन। ये 17 वर्ग में होते हैं, और साड़ी देखेंगे तो 17 नंबर वाला जो वर्ग होगा उसमें होते हैं, इसे हम कहते हैं हैलोजन कहते हैं। पूरी आवर साड़ी में सबसे तेज रिएक्शन कौन करता है, कौन सा एलिमेंट बताइए, ये करता है फ्लोरीन। कौन करता है, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का एक तो साइज भी छोटा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 4। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता अगर किसी के पास है तो किसके पास है, फ्लोरीन के पास। इसीलिए फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डालने में बहुत कम एनर्जी देना पड़ेगा, और क्लोरीन के अंदर डालने में थोड़ा सा और देना पड़ेगा, ब्रोमीन के अंदर डालने में थोड़ा सा और देना पड़ेगा, और आयोडीन के अंदर डालने में थोड़ा सा और देना पड़ेगा। यानी कि इन सभी में इलेक्ट्रॉन डालने के लिए बहुत ही कम एनर्जी देनी पड़ती है। और जो पहला वाला भी मैंने आपको बताया वहां से बहुत आसानी से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जो आपके सोडियम थे, पोटेशियम थे, कैल्शियम थे, उसके अंदर से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और इसके अंदर आसानी से डाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आता है कैटायन और एनायन, दो टॉपिक है, इसके बाद देख लीजिए लास्ट पार्ट टॉपिक कैटायन और एनायन। ये कैटायन और एनायंस क्या होते हैं, कैटायन और एनायन, प्लस चार्ज वाले को क्या कहते हैं, कैटायन, और माइनस चार्ज वाले को एनायन। तो ये सोडियम अगर हमने यहाँ पे लिखा है Na+ और Cl-, इसमें कैटायन कौन है, Na+ और एनायन Cl-। चलिए अब इसको खत्म करते हैं आज का, कल से फिर कल से देखेंगे। और खत्म करने से पहले